AF67 हिंदी। लियोनेल ने जब ऊपर देखा तो वह ज्यादा हैरान नहीं हुआ। हो सकता है कि कोई ऐसी क्षमता हो जो उसे अचानक चौंका दे। दरअसल फ्रैशमैन ट्रायल्स के दौरान उसे एक ऐसी क्षमता का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह साफ था कि उससे पहले वाली उस बड़ी उम्र की महिला के पास ऐसी क्षमता नहीं थी। या शायद उसे लगा हो कि उसका पहले का छिपाव ही काफी था। मैग्नारल चुपचाप उस जोड़े के सामने प्रकट हुई। उसके सफेद होते बाल बेतरतीब जूड़े में बंधे थे और उसका रूप कुछ अजीब सा लग रहा था। उसने सोचा था कि लियोनेल उसके रूप को देखकर चौंक जाएगा, लेकिन वह बुरी तरह निराश हो गई। छोटी आईना, क्या तुम यहीं थी? तुमने तो एक शब्द भी पीछे नहीं छोड़ा। लियोनेल ने उत्सुकता से आईना को देखा। लगता था ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ईमानदारी से कहूं तो लियोनेल ने सोचा था कि यह कोई बुजुर्ग वैलियंट हॉट माउंटेन था, जो उसे खुश करने के लिए भेजा गया होगा। दरअसल लियोनेल को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसके आसपास के मामलों की जानकारी किसे है। उसे वैलियंट हॉट माउंटेन की संरचना के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। ये समझना तो दूर की बात थी कि किन बुजुर्गों को सर्वोच्च माना जाता है और किन को नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह गलत था। इसका मतलब दो बातों में से एक था। या तो वैलियंट हॉट को अब उसे नाराज करने का डर नहीं था, जो कि बहुत ही असंभव था, या फिर उच्च अधिकारियों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसे इस मामले में घसीटा गया है। क्या यह संभव था कि वैलियंट हॉट के सर्वोच्च पदस्थ सदस्यों, जो पांचवें आयाम में गहरे अस्तित्व में थे, के पास किसी नए छात्र के बारे में लगाए गए शरारती पोस्टरों पर ध्यान देने का समय था? हो सकता है कि उन्हें यह भी समझ न आता हो कि रेलियन किसकी बात कर रहा था। एल्डर मैग्नारल, आप यहाँ क्यों आए हैं? थोड़ी सी हैरानी के बाद आयना ने विनम्रता से उसी तरह जवाब दिया जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी युवा से पुरानी पीढ़ी के सदस्य से बात करने की उम्मीद करता है। मैं यहाँ आकर यह कैसे नहीं देख सकती कि मेरा शिष्य किसके साथ रंगलियां मना रहा है। आप जानते हैं, एक युवती की प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है। एना का माथा सिकुड़ गया। उसे इस महिला को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लगभग 2 महीने तक अध्ययन में व्यस्त रहने के बाद उसने उससे सब कुछ सीख लिया था। मैग्नारल लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि आयना उसकी शिष्या बन जाए, लेकिन ऐसी चीजों पर आयना का नजरिया लियोनेल से अलग था। लियोनेल को शायद इस उपाधि की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह धरती पर ही पला बड़ा था, इसलिए मास्टर शब्द को वह ज्यादा महत्व नहीं देता था। उसके मन में ये किसी और कोच के होने से ज्यादा अलग नहीं होगा। हालांकि आयना, जो लियोनेल की तुलना में इस दुनिया को अधिक गहराई से समझती थी, वह जानती थी कि इस तरह के शीर्षक पर कितना भारीपन रखा जाता है। आयना उसे एक शिक्षिका के रूप में स्वीकार कर लेती, लेकिन एक गुरु के रूप में। आयना ने नहीं सोचा था कि उनकी किस्मत में ऐसा लिखा है। फिर भी यह महिला उसे शिष्या कहती रही और अब उसके रिश्ते पर टिप्पणी कर रही थी। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे आगे बढ़े, हालांकि उसकी भौहें अजीब तरह से उठी हुई थीं। मैं एल्डर मैग्नारल की बात ध्यान में रखूंगी, आयना ने हल्के से कहा। मैग्नारल ने सिर हिलाया, आयना को और दूर जाते हुए महसूस किया। यह देखकर कि यह काम नहीं कर रहा, उसने अपना ध्यान लियोनेल की ओर मोड़ लिया। बेटे, तुम इन मामलों में कैसे शामिल हो गए? क्या बात है? लियोनेल ने पलकें झपकाईं। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? अगर मुझे पहले पता नहीं था, तो भी तुम्हारे और हीरो पीक के बीच जरूर कोई न कोई दुश्मनी है। अगर नहीं, तो उस लड़ाई में दखलंदाजी करके तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा होगा। ओह, वो। लियोनेल ने कंधे उचका दिए। हीरो पीक से कुछ नाराजगी होना कोई बड़ी बात है क्या? बेशक यह एक बड़ी बात है। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि उस एक हमले की वजह से तुम्हें कोई छोटी मोटी हार नहीं झेलनी पड़ी। अगर तुम एफेस्ट के एक भी वार का सामना नहीं कर सकते, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम रेलियन से मुकाबला कर पाओगे? लियोनेल सचमुच समझ नहीं पा रहा था कि इस बुढ़िया की हरकतों पर हंसे या रोए। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका यहाँ आने का असली मकसद क्या है। उसे उस बुढ़िया पर गुस्सा करना मुश्किल लग रहा था, जिसे उसकी नजरों से नजरें मिलाने के लिए भी अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता था। लियोनेल के बजाय वास्तव में आयना को मैग्नारल की बातें बहुत पसंद नहीं आईं। एल्डर मैग्नारल, मुझे लगता है कि यह पर्याप्त है। वृद्ध महिला ने भौहें चढ़ाईं, क्योंकि उसे आयना की आवाज का लहजा पसंद नहीं आया। क्या तुम्हें नहीं पता कि इन चीजों में उलझे रहने से तुम्हारी प्रगति की गति धीमी ही होगी? अगर तुम इतनी कम उम्र में ही इतने शक्तिशाली छात्रों से द्वेष रखते हो और खुद को बचाने की ताकत नहीं रखते, तो तुम अपनी ही तरक्की में बाधा डाल रहे होगे। क्या तुम खुद को नीचे गिरने देने को तैयार हो?
आयना की निगाहें चमक उठी, लेकिन लियोनेल ने उसे पीछे खींच लिया। आपके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद, एल्डर मैग्नारल। लियोनेल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वाह, आपका एल्डर कौन है? सबसे बड़ा धन्यवाद जो आप मुझे दे सकते हैं वह है आयना को अकेला छोड़ देना। लियोनेल मुस्कुराया और आयना को घसीटते हुए मैग्नारल के पास से निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस बुढ़िया की बातों को दिल पर नहीं लिया। मगर मैग्नारल दंग रह गई। वह वेलिएंट हॉट माउंटेन की एक बुजुर्ग महिला थी, क्या सचमुच उसे इस तरह नजरअंदाज किया जा रहा था? वह फिर से गुस्से से भड़कने ही वाली थी कि अचानक उसने लियोनेल को किसी बात पर हंसते हुए सुना। मुझे सचमुच समझ नहीं आता, लोग क्यों सोचते हैं कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से डरूंगा जो मेरा नाम लेने की भी हिम्मत नहीं करता। मैग्नारल वहीं जम गई, उसकी अगली तीखी टिप्पणी उसके गले में अटक गई। अल्पविराम। मानो लियोनेल की असली क्षमता भविष्य देखने की थी, लेकिन चीजें ठीक वैसी ही हुई जैसा उन्होंने भविष्यवाणी की थी। पीक सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। अब छात्रों को विशिष्ट संसाधनों का उपयोग करने के लिए विशिष्ट पीक में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि अब सब कुछ योग्यता प्रणाली के माध्यम से संचालित होता था। वेलिएंट हॉल के प्रति अनेक लोगों के अविश्वास के कारण पहले अर्जित सभी योग्यता अंकों को शून्य मान लिया गया, केवल उन अंकों को छोड़कर जो युद्ध अभियानों के माध्यम से प्राप्त किए गए थे, जिनके निष्कर्ष आसानी से सत्यापित किए जा सकते थे। वेलिएंट हॉल के समाप्त होने के बाद एक नई तटस्थ पार्टी के गठन की आवश्यकता थी, लेकिन एक अलग अस्तित्व बनाने के बजाय एक परिषद का गठन किया गया। ये परिषद, जिसे वेलिएंट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, सबसे वरिष्ठ युवाओं से बनी होगी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस परिषद का अधिकांश हिस्सा शीघ्र ही पूर्व हीरो पीक सदस्यों से भर गया, जिनमें ओरेस शरीयत का एक राजा भी शामिल था, जो पिछले महीने के दौरान गायब हो गया था। जब ये व्यापक परिवर्तन हो रहे थे, लियोनेल एना को कैला के घर वापस ले आया, तो उसने पाया कि वहां का माहौल उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक निराशाजनक था। दूसरा अध्याय। और लियोनेल आयना को तहखाने में ले गया। अचानक हुई इस हलचल से सभी एक साथ उसकी तरफ देखने लगे, उनकी उदासी साफ झलक रही थी। लियोनेल को देखकर कैला की मुस्कान कुछ फीकी सी हो गई। यह महसूस करते हुए कि वह एक लड़की का छोटा सा हाथ पकड़े हुए है, उसने उसकी तरफ देखा और आयना को भी विनम्रता से सिर हिलाया। जहां तक बात है कि उसने मास्क पहना हुआ था। खैर, कैला ने हर जगह लैब कोट पहना हुआ था, तो वह कौन होती है जो फैसला सुनाए? लियोनेल ने उनके चेहरों पर गौर किया। उनके उदास चेहरे देखकर उसे अपराधबोध का एहसास हुआ। सच तो ये था कि लियोनेल को उन सबको यहाँ पाकर कोई खास हैरानी नहीं हुई। ये साफ और स्पष्ट था कि घंटियां बजने के बाद उनमें से किसी को भी अखाड़े में जाने की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि लियोनेल को उम्मीद नहीं थी कि मुझे माफ करें। एक गहरी सांस लेने के बाद काइला अचानक खड़ी हुई और सबको प्रणाम किया। उसने इतनी जोर से प्रणाम किया कि उसका माथा उसकी पिंडलियों से टकराने ही वाला था। ये हास्यास्पद ही होता अगर उसने रोके हुए आंसू उसी पल न छलक पड़ते। सबको साफ दिख रहा था कि काइला बस सबके सामने माफी मांगने का इंतजार कर रही थी। उसकी सारी हताशा और गुस्सा उसकी आंखों में उमड़ आया और बह निकला। ये बात बहुत जल्दी साफ हो गई कि उसने अपने आंसुओं को छिपाने के लिए ही इतना झुककर प्रणाम किया था, जिन्हें वह अब रोक नहीं पा रही थी। ये सब मेरी गलती है। जिस क्षण मैंने उसे देखा, मुझे समझ जाना चाहिए था कि चीजें इतनी आसान नहीं होंगी और मुझे हम सभी को वहां से निकाल लेना चाहिए था। यह मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। उसे लगा कि वह एक नेता के तौर पर नाकाम रही है। उसने सबको सीधे जाल में फंसा दिया था और जरा भी समझदार नहीं थी। वह जानती थी कि उसका पूर्व मालिक उतना अच्छा इंसान नहीं था, और न ही उसकी पत्नियां। दोनों ही पिछली से ज्यादा दुष्ट थीं। उन पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कैला के घुटने मुड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह अपना संतुलन खो पाती, एक मजबूत हाथ ने उसे संभाल लिया। लियोनेल का हाथ रम के साथ ही आगे बढ़ा था, लेकिन उसकी गति कहीं ज्यादा थी। लियोनेल के लिए यह समझना आसान था कि रम समय पर नहीं पहुंच पाएगा। एक हल्की सी आंख मारकर लियोनेल ने कैला को रम के हवाले कर दिया। लेकिन वह बड़ा आदमी भी बाकी सब लोगों की तरह उदास था और उसने इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। ये हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, काइला। लिटिया ने तुरंत बीच में ही टोकते हुए दौड़कर काइला के पास आए और उसके आंसू पोंछने में उसकी मदद की। हम तुम्हें इतनी भयावह चीज के लिए कभी दोष नहीं देंगे। साफ था कि हम बदकिस्मत थे कि हमें निशाना बनाया गया। लिटिया की बातों का सभी ने समर्थन किया।
यहाँ तक कि शांत रहने वाली थिली भी लगभग मौन स्वीकृति में गुनगुना उठी। लियोनेल ने आह भरी। अगर किसी को दोषी ठहराना होता तो वह खुद होता। काइला भी उसके जैसा ही एक आसान निशाना थी। हालांकि लियोनेल को लग रहा था कि चाहे वह किसी भी गुट में शामिल हो, नतीजा वही होता। अब न सिर्फ उनका नाम बदनाम हो चुका था, बल्कि उनके उत्पादों में लगाए गए सारे संसाधन भी बर्बाद माने जा रहे थे। उनके पास अयस्क नहीं बचे थे, उनके योग्यता अनका बेकार समझे जा रहे थे, और अगर किसी चमत्कार से वे उबर भी गए तो उनसे कौन खरीदेगा। यह एहसास होने पर सभी के सांत्वना देने के बावजूद काइला अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। उसके कंधे कांप रहे थे। सालों पहले उसने वेलिएंट हॉल की सुरक्षा छोड़ दी थी क्योंकि उसे लगा था कि उसका मालिक उसकी देखभाल नहीं कर रहा है। तब से एक क्राफ्टर के रूप में कमजोर युद्ध कौशल के बावजूद वह ब्रेव पीक में शामिल होने और वापस लौटने में कामयाब रही। दोस्तों का एक समूह इकट्ठा किया और अपना गुट बनाने के लिए निकल पड़ी। दुर्भाग्य से ऐसी चीजें कभी भी सुचारू रूप से नहीं चली। वह जहां भी जाती उसे लगता कि उसे कोई न कोई बाधा जरूर मिलेगी, चाहे वह अयस्कों की बढ़ती कीमत हो, दुकानों पर एकाधिकार हो, या ज्ञान की कमी के साथ एक नए डिजाइन को पूरा करने में कठिनाई हो। ये लगातार एक के बाद एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। फिर भी जब वह अंततः शिखर पर पहुंची तो चमकते सूरज और रंग बिरंगे इंद्रधनुषों के बजाय उसे एक अंतहीन खाई में एक खड़ी ढलान मिली, जहां से वह कभी वापस नहीं आ सकती थी। इतने वर्षों की यातना और कठिन परिश्रम ने उसे नहीं तोड़ा, लेकिन इस घटना ने निश्चित रूप से उसे तोड़ दिया। काइला को टूटते हुए देखकर आयना ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे उसकी कहानी का पता नहीं था, लेकिन उसे देखते हुए उसे अब भी किसी जानी पहचानी चीज का साया महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आयना अपने लिए एक संभावित अंत देख रही हो। डायमेंशनल वज़ एक क्रूर दुनिया थी। कड़ी मेहनत का मतलब यह नहीं था कि आप सफल होंगे। सफल लोग ये सोचना पसंद करते हैं कि वे अपने मुकाम तक सिर्फ इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने मेहनत की और ज्यादा त्याग किया। लेकिन यह अमीरों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के गुलाबी चश्मे के अलावा और कुछ नहीं था। कड़ी मेहनत से आपको कुछ भी गारंटी नहीं मिलती। त्याग से आपको कुछ भी गारंटी नहीं मिलती। लियोनेल काफी देर तक खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। उसने अपनी बाहें सीने पर रख ली, जिससे समूह एक दूसरे को दिलासा दे सके। उन्हें अपनी नेता की मुश्किल घड़ी में सहारा देते देखकर उसका दिल खुश हो गया, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। लियोनेल ने शुरू से आखिर तक भावशून्य होकर यह सब देखा, मानो इस पल को अपने मन में उकेर रहा हो। हर आंसू, हर सिहरन, हर सिसकी, उसने सब कुछ अपने मन में अंकित कर लिया। आखिरकार कैला किसी तरह हिचकी लेते हुए किसी तरह स्थिर सांस लेने में कामयाब हुई। उसे अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी योजना माफी मांगने और फिर सबके लिए, शायद खुद के बिना, भविष्य का रास्ता तैयार करने की थी। लेकिन इसमें सफल होने के बजाय उसने खुद को मूर्ख बना लिया। उसने चेहरे पर शर्म के भाव के साथ लियोनेल की ओर देखा, लेकिन उसे केवल एक मजबूत स्तंभ दिखाई दिया, जो वहां ऐसे खड़ा था मानो दुनिया उस पर जरा सा भी प्रभाव नहीं डाल सकती। लियोनेल अचानक मुस्कुराया, लेकिन किसी तरह यह अलग थलग लग रहा था, जैसे कि यह उसकी वास्तविक भावना का प्रदर्शन न होकर एक प्रतिवर्त था। अब जब ये बात तुम्हारी समझ से बाहर हो गई है, लियोनेल ने धीरे से कहा, क्या तुम अपनी हथेलियों पर वेलिएंट हॉट माउंटेन को नाचते देखना चाहते हो? लियोनेल के शब्दों से मानो उनके चारों ओर शांति का माहौल छा गया। हालांकि उसने कोई विस्तृत योजना नहीं बताई थी, फिर भी वे किसी तरह निश्चिंत महसूस कर रहे थे। अगर दूसरों को ये बात पता होती तो शायद उन्हें ये बात बहुत हैरान कर देती। लियोनेल के शब्द असल में उन्हें धैर्य से इंतजार करने और कुछ नहीं कहने के लिए थे, फिर भी उन्होंने भोले भाले बच्चों की तरह इसे निगल लिया। लेकिन शायद यह उनके टूटे हुए मन का ही नतीजा था। उन्हें जो भी उम्मीद की किरण मिलती, वह उनके दिल को सुकून देने के लिए काफी होती। हो सकता है, जैसा कि कहावत है, अज्ञानता ही सुख है। शायद अज्ञानता में जीने का चुनाव करके वे इस दर्द को थोड़ी देर और टाल पाते। क्या हमें सचमुच इंतजार करना होगा? काइला ने धीरे से पूछा। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से सूजी हुई थीं, लेकिन फिर भी उसने खुद को इतना संभाला कि ये शब्द कह सके। दूसरों की तरह वह हर बात को यूं ही स्वीकार नहीं कर सकती थी। यही निष्क्रियता उसे महसूस हुई जिसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचा दिया। लियोनेल ने आश्वस्त होकर मुस्कुराया। हमें बस हनीमून पीरियड खत्म होने का इंतजार करना होगा। इसमें 1 हफ्ता लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है।
लेकिन एक बार जब हम उस महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाएंगे तो आगे बढ़ने का समय आ जाएगा। कैला ने जवाब देने के लिए मुंह तो खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस समय वह लियोनेल की बातों को सिर्फ सच मान सकती थी। तो फिर इस बीच हम क्या करें? हमारे पास कोई संसाधन नहीं है और हमारे मेरिट पॉइंट्स इस्तेमाल करने का मौका मिलने से पहले ही बेकार हो गए। मैं बस अपना खाली फ्रिज भरने के लिए कुछ राशन खरीद पाया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह 1 महीने से ज्यादा चलेगा। इस नई प्रणाली में अच्छी जैसी साधारण चीज के लिए भी खरोचना और पंजे मारना पड़ता था। काइला ने पहले जो तथाकथित राशन खरीदा था वह सिर्फ उसकी अपनी आदतों का नतीजा था। उसे पैसे खर्च करना पसंद नहीं था, इसलिए वह अक्सर सूखा राशन खरीदती थी जो ज्यादातर सिर्फ मिशन के लिए खरीदा जाता था। ज्यादातर समय समूह नए छात्रों के क्वार्टर या पीक्स द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त लंच में खाना पसंद करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। नए छात्र भी भूखे मरने लगेंगे जब तक कि उनके पास बड़ी मात्रा में उर्बे अयस्क का व्यापार करने के लिए पूंजी न हो। या तो ऐसा होगा या फिर उन्हें खुद ही शिकार पर जाना होगा। मूलतः नए छात्रों के सभी भत्ते छीन लिए गए थे। उन्हें जो एकमात्र लाभ मिला था वह ये था कि अब उन्हें बिना किसी शिखर परीक्षा पास किए पर्वत श्रृंखला के बाहर अकेले यात्रा करने की अनुमति थी। लेकिन यह उनसे ये कहने के समान ही था कि अब उन्हें जाने और मरने का अधिकार है। नए छात्रों के बारे में सोचते हुए लियोनेल को यह एहसास हुआ कि रेडलेस इस समय कहीं नजर नहीं आ रहा था। हालांकि उसने इस बारे में बस एक क्षणिक विचार ही किया। मैंने उसे भेज दिया क्योंकि वह वास्तव में हम में से एक था ही नहीं। काइला ने धीरे से कहा, जैसे वह लियोनेल के मन की बात पढ़ सकती हो। यह कोई समस्या नहीं है। जब वह यहाँ नहीं होगा तो वह और भी अधिक उपयोगी हो सकता है। जहां तक खाने की बात है उसकी चिंता मत करो। मैं भी जल्द ही कई मिशनों पर जाने की योजना बना रहा हूं। लेकिन अब तुम क्या कर सकते हो? लियोनेल ने अपनी हथेली को पलटा और गुप्त रूप से खंडित घन के साथ संवाद करते हुए एक के बाद एक अयस्क शिराएं बाहर भेजी। उद्धरण चिन्ह ... ट्रेन के बारे में क्या ख्याल है? लियोनेल मुस्कुराया। उसने कैमलॉट के उच्च स्तरीय अयस्कों का अधिकतर उपयोग कर लिया होगा, लेकिन लियोनेल के पास एक शहर के बराबर निम्न स्तरीय अयस्क थे जिनका उपयोग उसे अभी करना था, और ये सभी उसे स्लेयर लीजन के साथ रहने के दौरान हाइव से प्राप्त हुए थे। लियोनेल की वर्तमान जरूरतों के हिसाब से ये निम्न स्तर के अयस्क इतने कमजोर थे कि उनसे उसकी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया जा सकता था। हालांकि उसकी ताकत ऐसी नहीं थी जिसे जल्द ही मदद की जरूरत पड़े। मैं तुम्हें कुछ निम्न स्तरीय बल कलाएं सिखाने जा रहा हूं। तुम्हारे वर्तमान कौशल स्तर के साथ तुम उन्हें जल्दी समझ सकोगे और इससे तुम्हारी नींव मजबूत होगी। उसके बाद हम तैयारी शुरू कर पाएंगे। लेकिन लिटिया की जुड़वां बहन माडिया अपनी धीमी आवाज में बोले बिना नहीं रह सकी। हालांकि उसने शब्द नहीं कहे पर वे उसकी जुबान पर लटके रहे। उसके साफ साफ कहे बिना भी बाकी सब पहले से ही जानते थे। हालांकि वे नई फोर्स आज सीखने के लिए खुश थे, लेकिन जब कोई उनसे खरीदेगा ही नहीं तो इसका क्या फायदा? अगर कोई जोखिम उठाने को तैयार भी हो तो हीरो पीक के सदस्यों को नाराज करने की हिम्मत कौन करेगा? यद्यपि पीक प्रणाली को भंग कर दिया गया था, केवल भोले लोगों को ही विश्वास था कि वे सभी अब एक खुशहाल परिवार होंगे। हालांकि इस प्रश्न के उत्तर में लियोनेल ने रहस्यमय ढंग से केवल मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं बताया। तारांकन 3 दिन बाद लियोनेल ब्रेव पीक की छाया में बसे अपने छोटे से घर से निकलकर वेलिएंट हॉल की ओर चल पड़ा। वह आईना का हाथ थामे चल रहा था, उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि लोग उसे कैसी नजरों से देखेंगे। वह सामने के दरवाजे से अंदर आया और चहल पहल में घुस गया। वेलिएंट हॉल में पहली बार दाखिल होने के मुकाबले अब और भी ज्यादा शोर शराबा लग रहा था। नए बदलावों का उत्साह अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ था, इसलिए हर कोई अभी भी पागलों की तरह खुशी से उछल कूद कर रहा था। कुछ लोगों ने लियोनेल को पहचान लिया और उसे शत्रुतापूर्ण निगाहों से देखा, लेकिन यह इतना भी नहीं था कि सभी लोग अपना काम रोककर उसकी ओर देखने लगे। लियोनेल बिना किसी परवाह के सामने काउंटर की तरफ बढ़ गया। लंबी घुमावदार मेज पर कई रिसेप्शनिस्ट तैनात थे, लेकिन किसी को अपना काम पूरा करने के लिए उनके बीच से गुजरने की जरूरत नहीं थी। किसी को सिर्फ कोई काम सौंपने पर ही रिसेप्शनिस्ट की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करने की बात तो आसान थी। लियोनेल ने मिशनों की सूची खोलने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे खोल पाता, एक बड़े हाथ ने उसके कवर पर जोरदार प्रहार किया। लियोनेल कुछ देर तक हाथ को देखता रहा, फिर उसकी नजर उसके मालिक के चेहरे पर पड़ी।
हाथ के सिरे पर उसे एक नौजवान दिखाई दिया जिसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी और शायद उसे साफ शेव कर लेनी चाहिए थी। लियोनेल से एक सिर छोटा होने के बावजूद उसमें अपने से दुगने कद के व्यक्ति जैसी घमंड था। क्या कोई बात है? लियोनेल ने शांति से पूछा। जाहिर है तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, भाग जाओ। लियोनेल की शांत उपस्थिति की तुलना में इन शब्दों ने तुरंत कहीं अधिक ध्यान आकर्षित किया। ओह, लियोनेल ने भौहें उठाईं। और ऐसा क्यों? क्या तुमने मुझे सुना नहीं? भाग जाओ। युवक का व्यंग्य और गहरा हो गया। दिलचस्प। इससे पहले कि युवक कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, लियोनेल ने अपनी पहचान वाली अंगूठी उसके गले में डाल दी। उन दोनों के बीच एक छोटी सी रोशनी फैल गई जिससे तुरंत एक भ्रामक द्वंद्वयुद्ध मंच बन गया। बस एक अजीब बात यह थी कि यह द्वंद्वयुद्ध मंच एक रिसेप्शनिस्ट के डेस्क से दो हिस्सों में बटा हुआ था। लेस देन चुनौती जारी और स्वीकार की गई ग्रेटर दैन। लेस देन लियोनेल मोरालेस ग्रेटर दैन। लेस देन हेल्गो वारिन ग्रेटर दैन। ये शब्द दोनों के इर्द गिर्द हवा में घूम रहे थे जिससे उनके नाम आसपास मौजूद सभी लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। लियोनेल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हेल्गो के बालों के सामने के हिस्से को पकड़ लिया। टकराना। हेल्गो को लगा कि उसकी नाक कैटलॉग से टकरा रही है। उसे पहले कभी ऐसा चक्कर नहीं आया था जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। टकराना। पहली चोट से हेल्गो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, लेकिन दूसरी चोट से उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई। आखिरकार उसे अपनी नाक में गर्मी का एहसास हुआ और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी सबका क्या हुआ? उन्होंने बस एक चमकती रोशनी देखी जो द्वंद्वयुद्ध की शुरुआत का संकेत थी, लेकिन जल्द ही यह हेल्गो की नाक से खून के फव्वारे के रूप में फूट पड़ी। फिर भी खून न सिर्फ लियोनेल को छू पाया बल्कि कैटलॉग को भी नहीं छू पाया। किसी रहस्यमयी शक्ति से वह वापस गिरते हुए हेल्गो के चेहरे पर फैल गया। लियोनेल ने आईना की ओर देखते हुए पलकें झपकाईं। क्या यह एक और शानदार पिशाच क्षमता है? आईना ने अपने मुखौटे के नीचे से थोड़ा मुंह बनाया। मैं पिशाच नहीं हूं। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? लियोनेल मुस्कुराया। आईना मुंह फेरकर उसकी बात अनसुनी कर गई। वो वैम्पायर कैसे हो सकती है? क्या वो धूप में आराम से घूम नहीं रही थी? खाने में लहसुन शायद उसका पसंदीदा स्वाद था। और उसे कभी खून की तलब नहीं लगी, जब तक कि आप उस एक घटना को न गिन लें। लियोनेल बस उसे चिढ़ा रहा था, जैसे कि दंपति को अपने आसपास की सभी निगाहों का एहसास नहीं हो रहा था। वे लियोनेल द्वारा मिशनों के चयन के बारे में पूछे जाने पर मजाक कर रहे थे। शर्म की बात। थोड़ी देर बाद लियोनेल ने अपना सिर हिलाया। लगता है हम केवल ब्लैक बेल्ट वालों के लिए ही अनुमत मिशन ही ले सकते हैं। उस स्थिति में लियोनेल ने 10 मिशन लिए। सच कहूं तो इन मिशनों पर लगने वाले जुर्माने और समय की पाबंदी के बावजूद वह और भी मिशन लेना चाहता था, लेकिन उसने थोड़ा रुकने का फैसला किया। और हो सकता है कि बाहर निकलने के बाद इन मिशनों के अलावा भी उसे और भी बहुत कुछ करना पड़े। चलो इन 10 को लेते हैं, इनके इनाम अपेक्षाकृत अच्छे हैं। एक बार जब हम पर्याप्त संख्या में जमा कर लेंगे तो श्वेत बेल्ट तक पदोन्नति पाना आसान हो जाएगा और हमारे लिए और भी रास्ते खुल जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम पहले पदोन्नति को प्राथमिकता दें तो यह आसान होगा? आईना बिल्कुल गलत नहीं थी। इन आसान मिशनों को टालना समय बर्बाद करने का एक अच्छा तरीका था। नियमों में हुए बदलावों से उन्हें कई फायदा हुआ, जैसे लियोनेल द्वारा हाल ही में शुरू किया गया द्वंद्वयुद्ध। ये द्वंद्वयुद्ध हमेशा से वैलिएंट हॉट माउंटेन की संस्कृति का हिस्सा रहा था, लेकिन अब ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रमुख हो गया था। पहले इसका इस्तेमाल सिर्फ वैलिएंट सिटी में होने वाली दुश्मनी दूर करने और झगड़ों को रोकने के लिए किया जाता था। इस तरह किसी पर नियम तोड़ने का आरोप नहीं लगता, जैसा कि लियोनेल पर यहां अपने पहले दिन लगा था। लेकिन अब नियमों में बदलाव के कारण यह मूलतः एक अदालती प्रणाली बन गई है, जो कि वैलिएंट हॉल मीटिंग से बहुत भिन्न नहीं है, जो कि 3 दिन पहले ही बुलाई गई थी, सिवाय इसके कि यह छोटे पैमाने पर थी। अब इसका उपयोग केवल शिकायतों को निपटाने के लिए नहीं था, बल्कि इसका उपयोग संसाधनों के लिए, लड़ाई, अनुबंधों पर निर्णय लेने और इसी तरह की कई अन्य चीजों के लिए किया जा सकता था। वास्तव में इन द्वंद्वयुद्धों पर नियंत्रण रखने वाला एकमात्र नियम ये था कि उच्च श्रेणी के खिलाड़ी अपने से छोटे वर्ग के खिलाड़ियों को चुनौती नहीं दे सकते थे। हालांकि यह एक फायदा तो था, लेकिन इसके साथ कई अन्य बाधाएं भी थीं। ब्लैक बेल्ट धारकों को ये सुरक्षाएं तो मिलती थीं, लेकिन उन पर कई तरह की पाबंदियां भी थीं। कुछ प्रकार के संसाधन थे जिन्हें ब्लैक बेल्ट वाले छू नहीं सकते थे। शहर के भीतर कुछ प्रतिष्ठान थे जिनमें वे प्रवेश नहीं कर सकते थे, और जैसा कि यहां देखा जा सकता है, कुछ मिशन थे जिन्हें वे नहीं चुन सकते थे।
आईना की राय में पहले उनकी स्थिति को ऊपर उठाना अधिक उचित होगा, भले ही कुछ क्षण के लिए चीजें थोड़ी कठिन हो जाएं। लियोनेल मुस्कुराया, जल्दी मत करो। ठीक है, तुम रहस्यमयी बने रहो, मैं भी रहस्यमयी हो सकता हूं। आईना ने ये शब्द बिना किसी अजीब लहजे में कहे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह किसी ऐसी बात की ओर इशारा कर रही थी जिससे लियोनेल स्तब्ध रह गया। रुको, इसका क्या मतलब है? जब वे दोनों एक साथ बाहर निकलने की ओर चल पड़े तो ऐना ने लियोनेल की ओर देखा। मुझे नहीं पता, इसका क्या मतलब है, उसने जवाब दिया। तभी छोटा मिंक खंडित घन से बाहर निकला और आईना से लिपट गया। लियोनेल का हाथ छोड़कर आईना उस छोटे से बच्चे के साथ खेलने लगी। हाँ हाँ, हमें उसकी जरूरत नहीं है ना, वो खुद ही रहस्यमय हरकतें कर सकता है। आईना अपने मुखौटे के नीचे प्यारी सी मुस्कुराई, लिटिल ब्लैक स्टार के चमकदार फर को सहलाते हुए। छोटे मिंक ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ हाँ। लियोनेल ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे पहले ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी शहर मात हो गई हो। ठीक है, ठीक है, तुम जीत गए। लियोनेल हंसा। ब्लैक बेल्ट होना प्रतिबंधात्मक जरूर है, लेकिन आज़ादी भी देता है। उनके नए कानूनों में भी कई खामियां हैं। ये तथ्य कि ऊंची रैंक वाले बेल्ट निचली रैंक वालों को चुनौती नहीं दे सकते, बस पहली बात है। मिसाल के तौर पर, ब्लैक बेल्ट वाले शायद अयस्क खदानों या दुकानों के मालिक न हो या अपना गुट भी न बना सकें। लेकिन उन्हें मिशनों में मिली कमाई की जानकारी देने या अपने संसाधनों पर टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है। तुम फिर से परेशानी खड़ी करने की योजना बना रहे हो, है ना? आईना ने अपना सिर हिलाया। मैं मुसीबत कभी नहीं। आपने 3 दिन पहले कहा था कि हम हिंसा से समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। फिर भी आज जब आपके सामने कोई अवरोध आया तो आपने सबसे पहले क्या किया? लियोनेल खांसते हुए बोला, परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। लियोनेल की बेशर्मी को नजरअंदाज करते हुए आईना खिलखिलाकर हंस पड़ी। जैसे ही वे दोनों बातें करते और हंसते हुए पूर्व वैलिएंट हॉल से बाहर निकले, उन्हें ध्यान ही नहीं आया कि ज्यादातर ध्यान अभी भी उन्हीं पर केंद्रित था, मानो वे अपनी ही दुनिया में थे। हालांकि तभी 5 लोगों का एक छोटा समूह उनकी दिशा में चल रहा था। आईना पर पूरी तरह केंद्रित लियोनेल की इंद्रियां बस यही समझ पा रही थी कि ये लोग वहां हैं, लेकिन उसे उन्हें पहचानने की जरा भी परवाह नहीं थी। ये तब तक था जब तक उसने देखा कि वे लोग उनके सामने रुक गए थे और उनकी सारी आभाएं एक साथ उस पर केंद्रित हो गई थीं। लियोनेल ने आखिरकार ऊपर देखा तो एक चेहरा उसे तुरंत पहचान गया। दरअसल उसने कई चेहरों को पहचाना। वहां दांतेदार दांतों वाला कॉमस, विशाल तलवार चलाने वाला आड्रिन और यहां तक कि निगमीर भी था, जो छाती में भाले के घाव से काफी हद तक उबर चुका था। हालांकि आखिरी 2 को लियोनेल ने बिल्कुल नहीं पहचाना। एक युवती थी जिसके लाल बाल थे और काले रंग के हाइलाइट से और भी ज्यादा आकर्षक लग रहे थे। लेकिन दूसरी वाली ने लियोनेल का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। उसकी आंखें खतरनाक थीं। लियोनेल को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि यह व्यक्ति कौन था। यह कोई और नहीं बल्कि ओरेस का राजा सरियत था। लियोनेल की मुस्कुराहट की जगह एक ठंडक छा गई। एक भारी हवा ने आसपास के वातावरण को खामोशी में धकेल दिया। सरियत का कद लंबा था, लियोनेल से बस 2-3 इंच छोटा। उसके खुले धड़ से वह ज्यादा मांसल नहीं लग रहा था। दरअसल लियोनेल जिन लोगों से अक्सर मिलता था, उनकी तुलना में शारीरिक बनावट के मामले में उसे औसत ही माना जा सकता था। थोड़े दुबले पतले होने के अलावा उसमें और कोई खास गुण नहीं थे। हालांकि उनके आसपास के लोगों को असहजता उनकी शारीरिक बनावट से नहीं, बल्कि उनकी आंखों के भाव से महसूस होती थी। उसकी नजरों से मिलना मानो किसी जहरीले सांप को घूर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर चीज के आर पार झांक सकता है। उसकी अंतर्ज्ञान और कुशाग्रता उस स्तर तक पहुंची हुई थी जिसे ज्यादातर लोग कभी छू भी नहीं सकते। सरियत को इस बात की आदत थी कि लोग पहली बार उसकी नजर देखकर मुंह फेर लेते थे। भले ही बाद में वे ठीक हो जाएं, लेकिन वह पहली नजर उनकी आत्मा पर गहरा असर छोड़ जाती थी। लेकिन उसे हैरानी हुई कि लियोनेल ऐसा नहीं लग रहा था। दरअसल उसने सरियत को ऐसे घूरा जैसे वह कोई जानवर हो जिसे आखिरकार अपना शिकार मिल गया हो। लियोनेल के आभामंडल में जो बाढ़ थी, उससे ऐसा लग रहा था मानो आसपास का गुरुत्वाकर्षण 10 गुना बढ़ गया हो। इस राक्षस के क्रोध का शिकार होने के डर से शायद ही कोई जोर से सांस लेने की हिम्मत कर पा रहा था। मुझे खबर मिली है कि यहाँ कोई हंगामा हुआ है, सरियत अचानक बोला, किसी की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से। दूसरे लोग मान रहे होंगे कि यह गतिरोध ज्यादा देर तक चलेगा, लेकिन सरियत इसके लिए बहुत चालाक था।
ये देखकर कि वह गतिरोध में लियोनेल से पिछड़ गया है, उसने तुरंत रणनीति बदल दी। क्या आप विस्तार से बताएंगे? गड़बड़ी, मैंने तो कुछ नहीं देखा, लियोनेल ने साफ साफ कहा। शरीयत को इस जवाब से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह बिना किसी हड़बड़ी के बोलता रहा। क्या आप जानते हैं कि वीर परिषद के किसी सदस्य से झूठ बोलना विद्रोह का कार्य माना जाता है? मुझे आपके सभी छोटे छोटे नियमों की अच्छी जानकारी है, लियोनेल ने जवाब दिया। दुर्भाग्यवश आपके नियमों में अशांति की स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसलिए मैं आपके प्रश्न का केवल अपनी क्षमता के अनुसार ही अर्थ निकाल सकता हूं। हालांकि अगर आप ये पूछना चाहते थे कि क्या कोई युद्ध हुआ था, तो इसका उत्तर हाँ है। लेकिन ये वैलियंट हॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एक स्वीकृत युद्ध था। शरीयत की नजरें सिकुड़ गईं। ओह, उस स्थिति में तो लगता है कि मैंने ये यात्रा व्यर्थ ही की है। सच में, लियोनेल ने शरीयत के पास चलते हुए सिर हिलाया। लेकिन लगता है तुम्हें भी यही करने की आदत है ना? शरीयत ने इन शब्दों पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन निगमिर के माथे की नसें उभर आईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल हमला कर देना चाहता हो। उसे कैसे पता नहीं चला कि लियोनेल उस दिन की बातों का जिक्र कर रहा था? दरअसल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सरेआम उनका मजाक उड़ा रहा हो। उस समय न केवल शरीयत कुछ भी करने के लिए बहुत देर से आया था, बल्कि बड़ी बात यह थी कि उसे अपने अहंकार को भी निगलना पड़ा और सभी मामलों के निपटारे के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ी। शरीयत की वजह से ही उनकी योजना इतनी आसानी से आगे बढ़ी और इसी वजह से ब्लू बेल्ट तक उसका रास्ता इतना आसान हो गया, और यही वजह थी कि सबसे कम उम्र का सदस्य होने के बावजूद वैलियंट काउंसिल में उसके लिए जगह सुरक्षित थी। अब वे केवल ये देख सकते थे कि लियोनेल की पीठ और दूर होती जा रही है। राजा, हमें उस बदमाश को सबक सिखाना चाहिए था। हम चाहते तो आसानी से कितने भी झूठे आरोप लगा सकते थे। लियोनेल के जाने के बाद निगमीर अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और धीमी आवाज में गुर्राने लगा। लेकिन बदले में उसे सिर के पिछले हिस्से पर एक तमाचा पड़ा। यह थप्पड़ शरीयत की ओर से नहीं था, बल्कि उसके बगल में बैठी लाल बालों वाली सुंदरी आनलिन की ओर से था। ऐसी बेवकूफी भरी बातें दोबारा मत कहना, आलिन ने चेतावनी दी। निगमीर ने दांत पीसते हुए कहा, क्यों? यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि वह जानता था कि यह महिला शरीयत की सबसे करीबी विश्वासपात्र थी, तो अब तक वह निश्चित रूप से उस पर भड़क चुका होता। अपना दिमाग लगाओ। ऐसा क्यों है कि उस बदमाश पर 10 छात्रों की हत्या का आरोप लगाया गया था, जो कि मौत की सजा का अपराध है, फिर भी वह अभी भी चल फिर सकता है और अकलकर घूम सकता है? निगमीर ठिठक गया। अब तुम अपना दिमाग लगाना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि रेलियन ने अपना नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे नाम लेने में हिचकिचाहट हो रही थी? ये तो बस एक बहाना था। उसने उस बच्चे का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि जाहिर है कि बड़े लोग उसके बारे में कोई राज छिपा रहे हैं जो उन्होंने हम में से किसी को नहीं बताया। उसका नाम न बताना भविष्य में कुछ गड़बड़ होने पर हमें बचने का रास्ता छोड़ने जैसा है। जब तक मामला ऐसा ही रहेगा और सब कुछ खुला रहेगा, तब तक इसे बच्चों के बीच का मामला मानकर नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी जरूरतों के हिसाब से नियमों में बदलाव करना शुरू करते हैं, तो बात उससे भी बड़ी हो जाती है। नियमों पर उच्च स्तर पर सहमति बनती है। अगर उनकी अनदेखी की जाती है, तो ये तर्क दिया जा सकता है कि यह वरिष्ठों की मौन सहमति है। उस स्थिति में यह मामला तूल पकड़ लेगा। उसे दबाया जा सकता है, उसे धमकाया जा सकता है और कुछ हद तक अपमानित भी किया जा सकता है, लेकिन जब तक हम उसकी वास्तविक पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जान लेते, तब तक बात को ज्यादा आगे न ले जाएं। निगमीर ने अपना जबड़ा इतनी जोर से भींच लिया कि उसके मसूड़ों से लगभग खून बहने लगा। क्या आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि हमें उसे अपनी इच्छानुसार घूमने देना चाहिए, क्योंकि वह एक शक्तिशाली परिवार से आता है? क्या तुम बच्चे हो? आनलिन ने झल्लाकर कहा। मैं भी यही कह रही हूं। दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपनी वह जानलेवा मंशा त्याग दो। ऐसा नहीं है कि तुम उसे हरा पाओ। रेलियन ने लियोनेल के खिलाफ खुद को इतनी मजबूती से खड़ा करने का एकमात्र कारण बड़ों को चुनाव करने के लिए मजबूर करना था। वह खुद को वैलियंट हॉट माउंटेन के भविष्य के रूप में देखता है और बड़ों को बाहरी समर्थन की संभावना से प्रभावित नहीं होने दे सकता। इसका मतलब यह नहीं कि वह ऐसे परिवार से दुश्मनी मोल लेने को तैयार है। अगर तुम्हें मौत ही चाहिए तो खुद ही कर लो। जिस अखाड़े में हम अभी खेल रहे हैं, वह इन दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध है। अगर तुम्हें ये जानना है कि दो शेरों की लड़ाई में नाक घुसेड़ने वालों का क्या होता है, तो इतिहास की किताबें पढ़ो। शरीयत ने शुरू से आखिर तक एक शब्द भी नहीं कहा।
लेकिन उसकी भावशून्य छवि के बाहर उसकी निगाहें एक बिल्कुल अलग कहानी कह रही थीं। दो शेर है ना। आखिर में उनकी लाशें लकड़बग्घे नहीं खा जाते। कोई काम नहीं करोगे? आयना ने लियोनेल की ओर देखा, जो एक जानवर की लाश के ऊपर खड़ा था। पृथ्वी, जो ज्यादातर पानी से भरी थी, के विपरीत वैलियंट हॉट माउंटेन जिस दुनिया में बसा था, वह ज्यादातर जमीन से बनी थी। इसने न सिर्फ पानी को एक बेहद कीमती संसाधन बना दिया, बल्कि जमीन के स्वामित्व को नियंत्रित करना भी उतना ही मुश्किल बना दिया। कोई सोच सकता है कि वैलियंट हॉट माउंटेन को उसके वर्तमान स्थान पर इसलिए स्थापित किया गया क्योंकि वहां की 7 चोटियां एक महान सुरक्षा कवच का काम करती हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि यह केवल एक गौण शर्त थी। उस स्थान को चुनने का मुख्य कारण वहां तैरते हुए द्वीप थे, यानी इन तैरते द्वीपों पर झरनों का होना। वैलियंट हॉट वर्ल्ड का 90% से अधिक हिस्सा भूमि पर है तथा शेष 10% पानी ज्यादातर खारा है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे मीठे पानी के स्रोत अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थे। कहने का तात्पर्य ये था कि वैलियंट हॉट द्वारा योग्यता अंकों के बदले दिए गए कई मिशन जनसंख्या नियंत्रण मिशन थे। बेशक इंसानों की जनसंख्या नियंत्रण नहीं, बल्कि जानवरों की जनसंख्या नियंत्रण। कोई सोचेगा कि पानी की इतनी कम आपूर्ति से जानवरों की आबादी भी प्रभावित होगी, और यह सोचना गलत भी नहीं होगा। हालांकि उस संतृप्ति स्तर तक पहुंचने से पहले ही वैलियंट हॉट माउंटेन पूरी तरह से डूब चुका होगा। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, लियोनेल द्वारा चुने गए सभी मिशन इन्हीं मामलों पर केंद्रित थे। और चूंकि वे नए छात्रों के मिशन थे, इसलिए सभी जानवर भी काफी कमजोर थे और उनसे निपटना आसान था। दरअसल लियोनेल को लगा कि जिन जानवरों ने नए छात्रों की परीक्षा के नियमित टैग जमा कर रखे थे, वे अपने मौजूदा लक्ष्यों से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। सुनहरे टैग वाले जानवरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। नतीजा ये हुआ कि लियोनेल खुद आराम से बैठकर ऐना को सारा काम करते देखता रहा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वह शिकायत कर रही थी। लियोनेल ने पेड़ के ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लड़ते हुए देखने का आनंद नहीं ले सकता। आपकी युद्ध रणनीति बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली है। आयना अपने मुखौटे के नीचे शर्मा गई, लेकिन लियोनेल की बदकिस्मती से वह उसे देख नहीं पाया। इसके बजाय उसे बस एक तीखा जवाब मिला, तुम्हें इस तरह की लत है। आयना ने मासूमियत से पलकें झपकाईं, लेकिन उसकी आंखों में साफ तौर पर एक आलोचनात्मक चमक थी। लियोनेल ने आईना से हटकर उसके हाथ में पकड़े विशाल कुल्हाड़ी की ओर देखा और फिर वापस। ये सोचकर कि उसने पहले उस जानवर के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया था, उसे खांसी आ गई। वह खुद को इस कोने में कैसे ले गया? जेम्स ने एक बार उसे रिवर्स मिशनरी नाम की एक सेक्स पोजीशन के बारे में बताया था, जिसमें सारा पंपिंग महिला ही करती थी। लियोनेल को याद है कि उसने सोचा था कि यह बिल्कुल बेतुका है, किस तरह का आदमी ऐसी चीज की इजाजत देता है। लेकिन अब उसे ही वह आदमी साबित किया जा रहा था। वह अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ वाकयुद्ध में उलझने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आखिर वह हमेशा हार ही क्यों जाता था? लियोनेल खांसते हुए बोला, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के लिए एक आकर्षण। बिल्कुल। आयना जोर से हंस पड़ी। अपनी कमजोरियों को छुपाते हुए लियोनेल को उसकी कमजोरियों के लिए चिढ़ा रही थी। अगर वो कम से कम ये न करे तो क्या वो एक अच्छी गर्लफ्रेंड होगी? सच कहूं तो मैं तुम्हारी लड़ने की शैली अपनाने की कोशिश कर रहा हूं। लियोनेल पेड़ से नीचे कूद पड़ा। उसने तेजी से उस विशालकाय भालू का दाहिना पंजा काटकर अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी में डाल दिया। बाकी के हिस्से के लिए वह आयना को घूरता रहा। क्या आपको लगता है कि इससे अच्छा मांस बनेगा? आयना ने सर हिलाकर नहीं कहा, फिर एक नजर डाली। ये कहकर दोनों तेजी से उस जगह से चले गए, क्योंकि उन्हें अपना कोटा पूरा करने के लिए 7 और दाएं पंजे की जरूरत थी। मॉडलिंग से आपका क्या मतलब है? आयना लियोनेल के पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी इंद्रियां मानो किसी कंपास की तरह थी, जो उन्हें हमेशा अगले लक्ष्य तक जल्दी और सुरक्षित पहुंचा देती थी। उसके पास उस पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं था। मैं एक नई क्षमता पर काम कर रहा हूं। अगर यह कारगर रही तो इससे मैं युद्ध में कुछ ही आदान प्रदानों के बाद अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए एक पूर्वानुमान मॉडल को जल्दी से पूरा कर पाऊंगा। लेकिन सही पैरामीटर्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाए कि लियोनेल क्या कह रहा था, लेकिन ये देखते हुए कि ऐना लियोनेल के साथ कक्षा ए में थी, वह निश्चित रूप से समझ गई। लगता है मौसम की समस्या है, आयना ने अनायास टिप्पणी की। सदियों से मौसम की भविष्यवाणी करना पृथ्वी के सभी मौसम विज्ञानियों के लिए अभिशाप रहा है। कोई सोच सकता था कि 25वीं सदी के बाद यह आसान हो जाएगा, लेकिन विडंबना यह है कि ऐसा नहीं हुआ।
दरअसल असेंशन साम्राज्य के लिए अपनी टेराफॉर्मिंग तकनीक के जरिए कुछ खास मौसम पैटर्न का अनुमान लगाना 100% सटीकता से लगाने से कहीं ज्यादा आसान था। आइना ने जिस तथाकथित मौसम समस्या का जिक्र किया, वह दरअसल वही थी जिसके बारे में दोनों ने अपनी कई दर्शनशास्त्र की कक्षाओं में से एक में सीखा था। विडंबना यह है कि इसका मौसम विज्ञान से बहुत कम लेना देना था। असेंशन साम्राज्य की शिक्षा व्यवस्था में आप जो सोचते थे वह आपके सोचने के तरीके से कहीं कम महत्वपूर्ण था। मौसम की समस्या ने मूलतः इस बात पर जोर दिया कि भविष्य को अपने हाथों में लेना जरूरी है और निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। अगर आप मौसम का कारण बन सकते हैं तो मौसम की भविष्यवाणी न कर पाने की परवाह किसे है। जैसे ही आइना ने ये शब्द कहे, लियोनेल के पैर मानो थम से गए। उसकी हरकतें इतनी अचानक थीं कि आइना, जो उसकी तरफ तिरछी दौड़ रही थी, उसके कंधे से टकरा गई और लट्टू की तरह घूम गई। लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, लियोनेल ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया, मानो वह एक पूर्ण विकसित महिला नहीं बल्कि एक बच्ची हो। आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। लियोनेल ने खुशी से हंसते हुए आइना को कसकर गले लगा लिया। मम्म, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। माफ करना, माफ करना। लियोनेल बेतहाशा मुस्कुराया। अगर उस लड़की ने नकाब न पहना होता तो वह उसे चूम लेता। ये सही था। एक सटीक पूर्वानुमान मॉडल बनाना एक बड़ा काम था। इसके लिए शायद हर हथियार के लिए भले जैसी सटीक समझ की जरूरत होती, और अनगिनत अन्य कारकों की तो बात ही छोड़िए। अगर लियोनेल युद्ध के बीच में धीरे धीरे एक मॉडल बनाता भी तो कितनी बार उसे बदलना पड़ता। क्या यह उसके लायक भी होता? क्या मॉडल पूरा होने से पहले ही वह हार जाता, या वह अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत पहले ही हरा देता जिससे उसकी मेहनत बेकार हो जाती? लेकिन ये काम कर सकता है। जैसे ही लियोनेल आइना की प्रश्नवाचक निगाहों का जवाब देने वाला था, उसका सिर एक निश्चित दिशा में मुड़ गया। एक शक्तिशाली चीख उनके कानों तक पहुंची, जिसके बाद मनुष्यों की चीखें सुनाई दी। लियोनेल और आइना ने एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखा और फिर एक साथ एक ही दिशा में उड़ चले। आइना आश्चर्य से लियोनेल की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। तुम इतने तेज कब हो गए? लियोनेल ने आइना की ओर मुड़कर आंख मारी। जमीन से छलांग लगाते हुए वह अबाबील की तरह पेड़ों की ओर उछला। उसकी पीठ पर पंखों के एक जोड़े की धुंधली छवि दिखाई दी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आइना ने सिर हिलाया। दिखावा करो। आइना का शरीर तुरंत ही घने लाल कोहरे में लिपट गया। उसकी जांघें एक साइज तक उभर गईं, जिससे उसका शरीर आगे की ओर उछल गया। दंपत्ति लगभग तुरंत ही आवाज के स्रोत तक पहुंच गए, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। तुरंत लड़ाई में कूदने के बजाय वे दोनों पेड़ों में छिप गए और भौहें सिकोड़कर नीचे क्या हो रहा था ये देखने लगे। इस जानवर को केवल विचित्र ही कहा जा सकता है। वह 4 पैरों पर आगे बढ़ रहा था। उसके दांतेदार दांतों से लार टपक रही थी जो सड़े हुए मांस की बदबू दे रही थी। उसकी लंबाई 2.5 मीटर थी। उसकी पूंछ को छोड़कर, जिसका एक टुकड़ा काट दिया गया था। उसका शरीर सरसों के पीले रंग के धब्बेदार रोए से ढका हुआ था, जिस पर काले धब्बे भी बिखरे थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से एक 4 पैरों वाला जीव था, फिर भी इसका ऊपरी हिस्सा कहीं ज्यादा भारी था, जिसकी वजह से उसकी बड़ी झुकी हुई पीठ दिखाई देती थी, जिस पर ऐसी मांसपेशियां उभरी हुई थीं कि सिर में झुनझुनी हो जाए। उस जीव के पंजे ही उसकी एकमात्र साफ चीज थे। वे इतने चमकदार और तीखे थे कि धूल, मैल और खून उन पर अपनी पकड़ नहीं बना पाते थे। वे लगभग पूरी तरह से बेमिल लग रहे थे। यद्यपि उस प्राणी का रूप बहुत अच्छा नहीं था और उसकी एक आंख भी नहीं थी, फिर भी उसकी ताकत निर्विवाद थी। मानो उसकी हड्डियां भारी स्टील की बनी हो। उसके हर कदम से जमीन कांप उठती थी। उसकी मांसपेशियों की लहरें ऊर्जा से भरी थीं, ऐसी ताकत जो 5वें आयाम की दुनिया में तप रहे इन प्राचीन पेड़ों को भी 2 टुकड़ों में तोड़ सकती थी। लियोनेल तुरंत समझ गया कि इस जीव में कम से कम Tier 6 के किसी जीव जितनी ताकत है, और वह भी तभी जब उसने इसकी बुद्धि की कमी पर गौर किया हो। वस्तुतः इसकी ताकत Tier 7 के किसी जीव जितनी ही थी। अगर यह स्थिति न होती तो लियोनेल ठंडी सांसें लेता। ये कैसा राक्षस था और यहाँ क्या कर रहा था? और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि नीचे से आ रही चीखें भी उन्हीं जैसे ब्लैक बेल्ट वालों की थीं। दरअसल लियोनेल ने उनमें से 2 को पहचान लिया था, इरोलाना और विशालकाय इंकॉथ। रेडलिस बाल्थोर्न और बेशक उनकी प्यारी आइना के साथ, ये दोनों इस नए बैच के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माने जा रहे थे। और जैसी कि उम्मीद थी, उन्होंने निराश नहीं किया। वैलिएंट हॉट में प्रवेश करने के कुछ ही दिनों बाद पीक में शामिल हो गए। इस कारण लियोनेल ने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के बाद से उन्हें नहीं देखा था।
पिछली बार जब उसने उनसे बात की थी तो उन्होंने अपने सीनियर्स को नाराज न करने के लिए उसके और अपने बीच एक रेखा खींचने की कोशिश की थी। लेकिन लियोनेल को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार उन पर उसका कोई एहसान नहीं था, उसे उम्मीद नहीं थी कि सब उसके जैसे बेवकूफ होंगे। अब हालांकि वह थोड़ी दुविधा में था। टियर 7 की ताकत वाले जानवर से लड़ना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। लियोनेल जब अपनी नैतिकता के खिलाफ लड़ रहा था तभी उसने पाया कि आईना उसे एक ज्वलंत नजर से देख रही है। उसमें उसे उत्साह और उत्सुकता के साथ साथ एक हल्की सी विनती भी दिखाई दे रही थी। लियोनेल आईना को अच्छी तरह जानता था। वह इन लोगों को बचाने की भीख नहीं मांग रही थी। इस मामले में वह उससे कहीं ज्यादा निर्दयी थी, बल्कि वह लड़ना चाहती थी। लियोनेल मुस्कुराया, ठीक है, चलो करते हैं। येप, छोटे ब्लैक स्टार चुपचाप बैठो। येप, हाँ, मुझे पता है कि तुम भी लड़ना चाहते हो, लेकिन मैं कुछ परीक्षण करना चाहता हूँ। ऐना उसी क्षण पेड़ से नीचे उतर गई और पेड़ की छाल पर गहरे पैरों के निशान छोड़ गई। वह तेजी से गिरती गोली की तरह गिरी, उसकी हथेली पलट गई और उसमें से सोने और लाल रंग की चमकती हुई एक कुल्हाड़ी निकली और वह समूह और प्राणी के बीच जमीन पर भारी होकर गिरी। लियोनेल खड़ा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडक छा गई, मानो उसके हाथों में एक धनुष दिखाई दे रहा हो। उसकी सांसें स्थिर हो गईं, उसकी धड़कनें धीमी पड़ गईं। घास का हर तिनका उसके मन में प्रतिबिंबित हो रहा था। हवा की गति, नमी, पेड़ों की छाया और सूरज की किरणें, सब कुछ एकदम सही ढंग से रचा बसा था। नीचे मौजूद नए छात्रों का समूह दंग रह गया। पहले तो वे बेहद खुश थे, लेकिन जब उन्होंने आईना की कमर पर काली बेल्ट देखी तो वे फिर से निराश हो गए। भागो, उनमें से एक चिल्लाया। अच्छा होता अगर ये शब्द आईना के लिए होते, लेकिन साफ तौर पर ऐसा नहीं था। ये शब्द उसके होठों से निकले ही थे कि वह पीछे मुड़ गया। वह बस यही चाहता था कि आईना आखिरी व्यक्ति से कुछ सेकंड ज्यादा जिंदा रहे और फिर टुकड़े टुकड़े हो जाए। शायद तब वह बच निकल सके। लियोनेल की इंद्रियां इस व्यक्ति पर टिक गईं, लेकिन जल्द ही वह अकेला भागने वाला नहीं रहा। कम से कम 7 लोगों के समूह में पलक झपकते ही केवल 3 ही बचे रह गए। लियोनेल को अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। ये डायमेंशनल वस की दुनिया थी। समय के साथ उसे इसकी आदत होती जा रही थी। आईना ने उस जीव का सामना किया जो एक नए छात्र के शव को नोच रहा था। उसका एक पंजा शव को दबाए हुए था तथा वह अपने तीखे दांतों से उस बेचारे बच्चे की छाती को नोच रहा था। आईना को महसूस करते हुए उसने ऊपर देखा, उसकी एक आंख तुरंत शत्रुतापूर्ण हो गई। लियोनेल पेड़ के नीचे खड़ा था, उसकी सांसें धीमी हो गई थीं, जबकि आईना ने अपनी कुल्हाड़ी लहराई थी। ड्रीम मॉडल। लियोनेल की निगाहें चमक उठी, उसकी स्वप्न शक्ति मंथन करने लगी क्योंकि उसके इथरियल ग्लेबेला के 3 सितारे तेजी से घूमने लगे। लियोनेल ने 3 तीर लगाए और आईना के आक्रमण करते ही उन सभी को एक साथ छोड़ दिया। एक गोली उसके कान के पास से 1 सेंटीमीटर दूर से निकली। दूसरी गोली उसके कंधों पर लटके गले के हार से थोड़ा हटकर लगी। आखिरी गोली उसकी कोहनी के ठीक नीचे लगी जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। यदि कोई दूर से देख रहा होता तो ऐसा लगता कि लियोनेल आईना को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, और संयोग से वह इतनी चतुराई से आगे बढ़ गई कि उसके सभी प्रयासों को चकमा दे दिया। आईना को लियोनेल पर जितना भी भरोसा था, अपने शरीर के इतने करीब से गुजरती तेज हवा का एहसास उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर गया। ऐसा नहीं था कि लियोनेल ने पहले कभी इस तरह पीछे से उसका साथ दिया हो। दरअसल जब भी वे साथ लड़ते थे, यही उनकी पसंदीदा युद्ध शैली होती थी। असल समस्या ये थी कि आमतौर पर लियोनेल के तीर उससे आधा फुट की दूरी पर होते थे। उसने पहले कभी इस तरह लाइन में नहीं लगा था। सौभाग्य से लियोनेल ने पहले ही आईना के जम जाने की संभावना का अनुमान लगा लिया था। उसके तीर उसके पीछे से निकल गए। 2 तीर उस घूमते हुए प्राणी की थूथन की ओर मुड़े और आखिरी तीर उसकी आखिरी बची हुई आंख पर लगा। तीरों से विचलित होकर वह प्राणी आईना की चूक का फायदा नहीं उठा सका और तुरंत ही अपने सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में निशाना बन गया। पेंग, पेंग, पेंग। प्राणी ने तुरंत प्रतिक्रिया की, अपना पंजा मारा और एक ही बार में तीनों तीरों को गिरा दिया। मुझ पर भरोसा करो, लियोनेल की आवाज आईना के कानों में पड़ी। आईना ने पहले ही चलना शुरू कर दिया था, उसकी कुल्हाड़ी वीरतापूर्ण ताकत के साथ आसमान से नीचे उतर रही थी। लियोनेल की निगाहें झिलमिला उठीं, उसके दिमाग में एक साथ कई कल्पनाएं उभरने लगीं। प्रशिक्षण के बाद लियोनेल अपने दिमाग को 27 तरीकों से विभाजित करने में सक्षम हो गया। मूल रूप से लियोनेल ड्रीम मॉडल को पूरा करने के लिए इसी पर निर्भर रहने की योजना बना रहा था।
अब तक लियोनेल तीसरे आयाम के मामलों को लगभग 100% संभावना के साथ अनुकरण करने में सक्षम हो गया था। यहां तक कि चौथे आयाम के मामलों में भी उसकी सटीकता 90% से भी बेहतर थी। समस्या ये थी कि युद्ध में 90% पर्याप्त नहीं था। जब लियोनेल के पास अपने शिल्प के लिए हजारों हजार सिमुलेशन पूरे करने का समय था, तब ये ठीक काम करता था। लेकिन युद्ध में अगर वह ऐसा करने की कोशिश करता तो वह मौत को दावत देता। युद्ध में वह अपने 27 दिमागों का इस्तेमाल करके एक पल में 27 सिमुलेशन पूरे कर सकता था। इतनी कम सटीकता दर के साथ ये कतई पर्याप्त नहीं था। मानो ये पर्याप्त बुरा नहीं था, नियंत्रित वातावरण में लियोनेल के सिमुलेशन की सटीकता और अंतहीन चर वाले वातावरण की सटीकता में बहुत भिन्नता थी। किसी प्रयोगशाला में जहां कोई बाहरी प्रभाव न हो, शिल्प के निर्माण का अनुकरण करना एक बात थी, लेकिन एक जीवित सांस लेते हुए प्राणी के अनुकरण का मानचित्रण करना इतना आसान कैसे हो सकता है। जब लियोनेल को इस बाधा का सामना करना पड़ा तो आईना के साथ अपनी अंतरंगता के दौरान उसे यह बात समझ में आई। युद्ध से पहले ही सही मापदंड बनाने की कोशिश करने के बजाय क्यों न उन्हें युद्ध के बीच में ही तैयार कर लिया जाए। इससे उसे कहीं ज्यादा लचीलापन मिलेगा और सहनशक्ति भी कम लगेगी। हालांकि तभी लियोनेल को एक और पत्थर की दीवार का सामना करना पड़ा। लियोनेल एक मशीन की तरह हो गया, उसके तीर अंतहीन हिमस्खलन की तरह बरस रहे थे। हर बार वे आईना के पास से बाल बाल बच जाते, मानो वह हर बार अनायास ही चकमा दे रही हो। लियोनेल की निगाहें और अधिक उग्र होती गईं तथा उसकी गोलीबारी की गति भी बढ़ती गई। पेंग 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 पेंग। लंबे समय से 4 मौसमों के क्षेत्र में सक्रिय लियोनेल की अंतहीन बौछारों ने आसपास के वातावरण को कड़ाके की ठंड से भर दिया। ऐसा लग रहा था मानो लगातार ओले गिर रहे हों। लियोनेल और आईना दोनों के संयोजन से वह जीव लगातार पीछे हट रहा था और उसका फौलादी शरीर भयानक घावों से भर रहा था। ये बात है, आईना ने लियोनेल को ज्ञान दिया था। युद्ध में उससे प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया का इंतजार क्यों करना चाहिए? क्या इससे वह लगातार निष्क्रिय अवस्था में नहीं रहेगा? मौसम का पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल था क्योंकि चरों में छोटे से छोटे बदलाव भी बड़े बदलाव ला सकते थे। लेकिन अगर आप इसे अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकते थे तो किसे परवाह थी? युद्ध में लियोनेल अकेला ऐसा नहीं था जिसे जवाबी हमला करना था। उसके प्रतिद्वंद्वी को भी जवाबी हमला करना था। जैसे वह अपने दुश्मन की हरकतों को भांपने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही उसका दुश्मन भी उसकी हरकतों को भांपने की कोशिश कर रहा था। उस स्थिति में अपने प्रतिद्वंद्वी की हर संभावित प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने में समय बर्बाद करने के बजाय क्यों न उसे इस हद तक मजबूर किया जाए कि केवल कुछ ही प्रतिक्रियाएं संभव हो। अगर किसी दुश्मन को लगे कि उसके सिर पर वार होने वाला है तो वह शायद जल्दी से बचकर उसका जवाब दे सके। लेकिन अगर वही वार उसके घुटने पर हो तो क्या यह उतना ही आसान होगा? ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोगों को ब्लॉक करना होगा, जिससे उनके काउंटर में देरी होगी। एकमात्र अपवाद वे होंगे जिनके पास कोई विशेष क्षमता होगी जिससे वे इससे बच सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में लियोनेल को केवल मॉडल में थोड़ा बदलाव करना होगा। मॉडल पूरा हो गया। लियोनेल के सपनों की दुनिया में उस जीव की एक जीवंत रचना प्रकट हुई। मानो उसने सपनों में एक जीवित सांस लेता हुआ जानवर गढ़ लिया हो। हालांकि इस डिजाइन और असली डिजाइन में एक फर्क था। इस ड्रीम मॉडल के शरीर पर लाल रंग के बिंदु स्पंदित थे, मानो कोई लोकेशन ट्रैकर हो। वास्तविक दुनिया में लियोनेल की आभा अपने चरम पर पहुंच गई। उसने हवा को पकड़ लिया और शून्य से 2 तीर निकाल लिए। उसने एक को अपनी छोटी उंगली और अनामिका के बीच पकड़ा, दूसरे को पकड़कर तेजी से छोड़ा। बिना रुके उसने दूसरा हथियार उठाया और उसे अपनी उंगलियों के बीच इस तरह घुमाया जैसे वह कोई घातक हथियार न होकर कलम हो। दोनों तीर एकदम सीधी रेखा में उड़ते हुए सीधे आईना के सिर के पिछले हिस्से पर लगे। कोई सोच सकता था कि लियोनेल का इरादा जरूर हत्या का था, लेकिन उसी पल आईना का वजन अचानक बदल गया। आईना की कमर झुक गई। अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ घुमाते हुए उसने गति पकड़ी और तीरों को अपने पास से गुजरते हुए महसूस किया। लियोनेल के सपनों की दुनिया में 27 प्राणियों का सामना 27 आईना और 54 तीरों से हुआ। उस क्षण सभी चित्र एक दूसरे पर छा गए और सभी एक ही भविष्य की ओर इशारा कर रहे थे। एक अंधे स्थान से अचानक हुए हमले से अचंभित होकर प्राणी प्रतिक्रिया कर पाता, इससे पहले कि उसकी एकमात्र अच्छी बची हुई आंख को भी भेद दिया जाता। इससे पहले कि वह पीड़ा से चिल्ला भी पाता, दूसरा तीर उसके ठीक पीछे आ पहुंचा और पहले तीर के सिरे को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। जीव को लगा जैसे 2 तीर उसकी आंख और दिमाग को चीर रहे हैं।
आखिरकार उसकी सांसों की सड़ती हुई दुर्गंध के साथ एक भयानक चीख निकली। लेकिन कोई चारा नहीं बचा था क्योंकि आयना की कुल्हाड़ी नीचे गिर चुकी थी। जैसे कि संयोगवश बड़ा ब्लेड प्राणी की घायल आंख पर गिरा, जिससे उसका सिर 1/3 और 2/3 टुकड़ों में विभाजित हो गया। लियोनेल पेड़ से नीचे कूद गया और आयना के बगल में जमीन पर गिर गया। बुरा नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि जवाब में उन्हें एक कोहनी का प्रहार मिला। क्या तुम मुझे मरवाना चाहते थे? लियोनेल शर्म से मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं। ये छोटा ब्लैक स्टार लियोनेल के सिर पर गिरा और उसके सिर पर कई बार वार किया। ऐसा लग रहा था कि यह छोटा सा बच्चा अब कभी उसका साथ नहीं देगा। लियोनेल को सच में नहीं पता था कि उसका सच्चा साथी कौन है। क्या उसकी छाती वाकई इतनी आरामदायक थी? जैसे ही लियोनेल के मन में यह विचार आया, वह बेसुध हो गया और फिर उसने सिर हिलाया। शायद यह इतना चौंकाने वाला भी नहीं था। ठीक है, आप जीत गए। अगली बार कम से कम मुझे 1 इंच तो दो। आयना ने आंखें घुमाई, उसे लगा कि लियोनेल कुछ अश्लील सोच रहा है। लियोनेल हंसा। नहीं, मैं अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड की लड़ाई की शैली को सबसे अच्छी तरह समझता हूँ, सिर्फ तुम ही हो जिसके साथ मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं इसका फायदा कैसे न उठाऊं? आयना अवाक रह गई। वो अनमोल थी, इतनी अनमोल कि तुम्हें उसे मार डालने में भी कोई आपत्ति नहीं हुई। आयना ने सिर हिलाया। अगर कोई और होता तो शायद वह आखिर तक मना कर देती, लेकिन चूंकि वह लियोनेल था, खैर वह जानती थी कि वह उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शायद लियोनेल के लिए उसे सांस लेने के लिए जो मुश्किल से आधा सेंटीमीटर जगह दी गई थी, वो पहले से ही उसकी जरूरत से ज्यादा सावधानी थी। अगर उसे सचमुच उसकी जान की परवाह नहीं थी, तो वो अपने हर तीर से उसे छोटे छोटे घाव दे सकता था ताकि वो सबसे कारगर साबित हो सके। हालांकि आयना के मन में यह विचार क्षण भर के लिए ही आया था, उसे अंदाजा नहीं था कि यह कितना सच था। लियोनेल के लिए उस आधे सेंटीमीटर का 1 मीटर या उससे ज्यादा से कोई फर्क नहीं था। ठीक है, तो फिर चीर-फाड़ शुरू करो, आयना बोली। लियोनेल ने पलकें झपकाईं। इस जानवर के पास कुछ उपयोगी टुकड़े हैं। लियोनेल के चेहरे के भाव बदल गए। हवा सूंघकर और यह पुष्टि करके कि सड़न की गंध सचमुच इसी घिनौने जीव से आ रही है, उसका चेहरा विकृत हो गया। क्या तुम्हें यकीन है? तुम ऐसा मुझसे चिढ़ने के लिए तो नहीं कह रहे हो, है ना? आयना ने लियोनेल की बात का जवाब तक नहीं दिया, बल्कि उसने उन तीनों की ओर देखा जिन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा था। हालांकि उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर एकाएक ठंडक छा गई, फिर भी उसे लगा कि वे अपने उन 4 साथियों से बेहतर थे जो दौड़ रहे थे। इनकॉथ और एरोलाना, साथ ही एक तीसरा लड़का जिसे लियोनेल पहचान नहीं पाया था, अभी भी सदमे में था कि उन्होंने क्या देखा था। क्या ये दोनों वाकई नए थे? तीसरा व्यक्ति भले ही ब्लैक बेल्ट पहने हुए था, लेकिन वे 2 साल से ज्यादा समय से वैलियंट हॉट में थे। लेकिन उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। 2 नए खिलाड़ियों ने टियर 7 के एक राक्षस को हराया। क्या यह मजाक था? धन्यवाद। इनकॉथ सबसे पहले आगे आया और अपना आभार प्रकट किया। सच कहूं तो वह थोड़ा शर्मिंदा था। उसकी टीम के ज्यादातर लोग भाग गए थे और उसने खुद मदद करने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। हालांकि उसे यकीन था कि अगर उसने कोशिश की होती तो वह सिर्फ रास्ते में ही आ जाता, फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह इतनी बड़ी उम्मीदों के साथ इस जगह आया था और उसने सोचा था कि जब तक उसके पास 2 मुट्ठियां हैं, उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आसानी से हो जाएगा। फिर भी यहां पहुंचते ही उसे एक के बाद एक कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। पहले तो वह हीरो पीक में शामिल नहीं हो पाया और अब वह सम्मान उससे पहले वाली लड़की को मिलने वाला था। फिर वह मुश्किल से ऑनर पीक की परीक्षा पास कर पाया, जिससे उसे कई चोटें आई जिनका इलाज वह नहीं करा सका। इस वजह से वह पिछड़ गया और उसे किसी भी संसाधन का लाभ उठाने का मौका नहीं मिला। जब तक वह धीरे धीरे ठीक हुआ, तब तक संगठन के नियम उलट पुलट हो चुके थे। अब एक नए छात्र के रूप में भी उसे योग्यता अंकों के बदले प्रशिक्षण के बारे में सोचने से पहले ही संगठन छोड़ना पड़ा और अनगिनत मिशन पूरे करने पड़े। अब वह लियोनेल को देख रहा था, वही आदमी जिसे वह पहले नीची नजर से देखता था। वह उस जानवर का अनायास ही विच्छेदन कर रहा था जिसे वह हराने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। घुटनों के बल बैठे लियोनेल ने हाथ हिलाकर उनका धन्यवाद किया। कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो, हम वैसे भी साथी नए छात्र हैं। इनकॉथ ने अपने साथियों की ओर देखा, समझ नहीं पा रहा था कि इस पर क्या कहे। आयना की बात करें तो वह बिल्कुल चुप रही। क्या तुम्हें पूरी चीज चाहिए?
लियोनेल ने अचानक पूछा। पूरी चीज नहीं, सिर्फ गुर्दे, आयना ने जवाब दिया। ठीक है, लियोनेल ने पिछली बार से सबक सीख लिया था। इस बार उसने गंदे न हो जाएं, इसलिए क्राफ्टिंग के दस्ताने पहने थे। अगर दूसरों को पता चल जाता कि वह इस तरह से अपने खजाने का इस्तेमाल कर रहा है, तो शायद दंगे भड़क उठते। लेकिन चूंकि अब उसके पास उसका कोई और इस्तेमाल नहीं था, क्योंकि वह नंगे हाथों से ही कारीगरी करता था, इसलिए उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। ओह, ये कंकाल बहुत अच्छा है। लियोनेल की भौहें तन गईं। उसने अंदाजा तो लगाया था कि उस जीव का शरीर जरूर भारी होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पूरा कंकाल धातु का बना होगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि कोई और खास क्षमता न होने के बावजूद उसकी मजबूती 7वीं से 8वीं श्रेणी की थी। लियोनेल मुस्कुराया और ध्यान रखा कि सांस न ले, क्योंकि वह पूरे जानवर का मांस उतार रहा था। इस लड़ाई के दौरान उसे एहसास हुआ कि उसके तीर बहुत कमजोर थे। वह इस कंकाल का इस्तेमाल करके कुछ शक्तिशाली तीरों के सिरे जरूर बना सकता था। उस समय समूह का तीसरा सदस्य, जिसे लियोनेल नहीं पहचानता था, अचानक सदमे में अपना मुंह ढक लिया। लियोनेल का सिर घूम गया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि आसपास कोई और दुश्मन नहीं है, तो उसकी भौहें तन गईं। अब जब उसने सोचा तो कोई उससे पहले दुश्मन का अंदाजा कैसे लगा सकता है। उसने अपनी भौहें उठाईं और उसकी नजर उस युवक पर पड़ी। कुछ गड़बड़ है क्या? द युवक को अपने घुटने कमजोर पड़ते हुए महसूस हुए। यह एक सिल्वर क्लॉड टाइटन हाइना है। लियोनेल ने पलकें झपकाईं, और यदि यह जहरीला होता तो आयना ने इस युवक के कुछ कहने से बहुत पहले ही उसे चेतावनी दे दी होती। नए छात्रों के होंठ कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि यह मामला कितना महत्वपूर्ण है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इन लोगों को यहाँ आए हुए मुश्किल से 2 महीने ही हुए हैं। हमें भागना होगा अभी। टाइटन हाइना ओरिक्स जनजाति का पसंदीदा वाहन है। तुम नहीं समझ सकते कि इस प्रजाति का पूरा कंकाल धातु का होना कितना दुर्लभ है। शुरू में मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। अधूरे कंकाल वाले टाइटन हाइना अभी भी दुर्लभ हैं, लेकिन उन्हें पाना असंभव नहीं होगा। लेकिन पूरे कंकाल वाले की बात ही अलग है। पूर्ण धातु कंकाल के सभी जीन अप्रभावी एलील होते हैं। अगर एक भी गायब है तो टाइटन हाइना का कंकाल अधूरा होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ओरिक्स जनजाति बिना किसी कारण के ऐसी शुद्ध नस्ल के टाइटन हाइना को गलती से छोड़ दे। वह छात्र इतना उत्तेजित हो गया कि उसने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। यह ओरिक्स जनजाति, उसने इनके बारे में पहली बार नहीं सुना था। रेलियन के भाषण के अंत में कई सबसे बुरे पापों में इस जनजाति का जिक्र जरूर था, लेकिन लियोनेल को बस इतना ही पता था। उसे इनके बारे में और कुछ पता नहीं था। अप्रभावी एलील जटिल नहीं था, कम से कम पृथ्वी पर तो नहीं। लियोनेल को केवल 2 प्रकार के एलील के बारे में पता था, प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील। जब एक शिशु गर्भाधान करता है तो उसे भविष्य में आवश्यक प्रत्येक जीन अभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक माता पिता से एक एलील प्राप्त होगा। एक प्रभावी एलील को प्रकट होने के लिए केवल एक एलील की आवश्यकता होती है। हालांकि एक अप्रभावी एलील को दोनों माता पिता से दोनों एलील की आवश्यकता होगी। इसका मूलतः यह अर्थ था कि टाइटन हाइना के पूर्ण कंकाल के लिए उसके माता पिता दोनों में भी यह विशेषता होनी चाहिए। खैर, यह तब तक था जब तक दुनिया भर में जीन एक ही तरह से अभिव्यक्त होते रहे, जिसके बारे में लियोनेल को पूरी तरह यकीन नहीं था। जहां तक उसे पता था, टाइटन हाइना के लिए यह प्रक्रिया इससे कहीं ज्यादा जटिल थी। तकनीकी रूप से अगर चीजें पृथ्वी की तरह काम करती तो 2 माता पिता, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रभावी एलील और एक अप्रभावी एलील होता, मिलकर 2 अप्रभावी एलील वाले बच्चे को जन्म दे सकते थे। लेकिन नए छात्रों के शब्दों से ऐसा लगता था कि टाइटन हाइना को कई जीन अभिव्यक्तियों के लिए केवल एक के बजाय अप्रभावी एलील के कई सेटों की आवश्यकता थी। ऐसे में एक आदर्श टाइटन हाइना के स्वतःस्फूर्त निर्माण के लिए जो भाग्य चाहिए होता, वह बहुत बड़ा होता। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह नया छात्र घबरा रहा था। पूरी संभावना यही थी कि ओरिक्स जनजाति का कोई सदस्य जरूर आसपास ही था, या कम से कम वे किसी मिशन की तैयारी में टोल ले रहे थे, और उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस क्षेत्र में कोई ऐसा भी होगा जो ऐसे जानवर को मार गिराने में सक्षम होगा। इस पर गहराई से विचार करने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि इसकी संभावना अविश्वसनीय रूप से अधिक थी। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां नए लोगों को जनसंख्या नियंत्रण अभियानों के लिए तैनात किया गया था। तार्किक रूप से यहां इस स्तर का खतरा नहीं होना चाहिए था। लियोनेल की निगाहें तेज हो गईं। कितना दिलचस्प मौका है। लगता है किस्मत मेरे साथ है।
लियोनेल ने आईना की तरफ देखा, उनकी नजरें मानो एक मौन समझौते पर पहुंच गई थीं। ऐसा लग रहा था कि चीजें दिलचस्प होती जा रही थीं। लियोनेल टाइटन हाइना की लाश के पास घुटनों के बल खड़ा हो गया और एक लंबी धार वाला भाला निकाला। यह एक ऐसा हथियार था जिस पर वेलिएंट हॉट माउंटेन के लोग भी लार टपकाते थे, फिर भी अब ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा लाशों को चीरने के लिए इसका इस्तेमाल करता था। अपनी कलाई की तेज हरकतों से लियोनेल ने सारा मांस काट डाला। अगर लाश पर खून की कुछ बूंदें न होती तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाता कि कंकाल कभी किसी मांस से जुड़ा भी था। क्या आप इस क्षेत्र में अन्य टीमों से भी मिले हैं? लियोनेल ने कंकाल को एक तरफ रखते हुए पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, काफी होंगे, इरोलाना ने जवाब दिया। जब से नए छात्रों को प्रशिक्षण के लिए योग्यता अंकों की जरूरत पड़ने लगी है, तब से ये सबसे लोकप्रिय क्षेत्रों में से एक रहा है। लियोनेल ने सिर हिलाया। उसका ध्यान आईना और अपने अगले लक्ष्य को ढूंढने पर था, इसलिए लियोनेल ने बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया था। हमें सभी को पीछे हटने के लिए कहना होगा। क्या आप सभी को कोई संकेत मिल गया है? लियोनेल को पता था कि अभी हाल ही तक केवल नए खिलाड़ी ही पीक्स में शामिल हुए थे और उन्हें ही पहाड़ छोड़ने की अनुमति थी। तार्किक रूप से वेलिएंट हॉल ने हताहतों की संख्या कम करने के लिए कुछ जीवन रक्षक उपाय जरूर सिखाए होंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हमारे पास फ्लेयर्स हैं, लेकिन वे केवल मदद के लिए पुकारते हैं, इरोलाना ने बताया। ये सुनकर लियोनेल ने अपना सिर हिला दिया। उसे बस उन चारों की प्रतिक्रिया याद करने की जरूरत थी जो भाग गए थे, तभी पता चलता कि आगे क्या होगा। अगर उसने मदद की आड़ में सबको आकर्षित करने के लिए फ्लेयर जलाया भी, तो कौन जाने कितने लोग आएंगे। और क्या सिग्नल फ्लेयर ओरिक्स जनजाति को भी सचेत नहीं करेगा? ओरिक्स और उनके टाइटन हाइना केवल इंफ्रारेड और दृश्य प्रकाश के गर्म रंगों में ही देख पाते हैं। वे मूलतः केवल लाल रंग ही देखते हैं और बाकी सब कुछ उसमें घुल मिल जाता है। चमक का रंग इस तरह चुना गया है कि वह आसानी से उनकी दृष्टि में घुल मिल जाए और बाकी सब चीजों के साथ विलीन हो जाए। अगर हम उसे गोली भी मार दें, तो भी जब तक ओरिक्स उसे विशेष रूप से नहीं खोज रहे हों, वे उसे नोटिस नहीं करेंगे। लियोनेल रुक गया, ये देखते हुए कि यह शायद ओरिक्स की ही कोई साजिश थी। ये भी मुमकिन था कि वे ऐसी ही किसी चिंगारी की तलाश में हों, लेकिन कुछ न होने से तो यही बेहतर था। चलो करते हैं। पहली लौ जलाओ। अल्पविराम। रुको, रुको, मैं और आगे नहीं भाग सकता। घने जंगल के भीतर 4 लोगों का एक समूह हाँफ रहा था। आप सोच रहे होंगे कि चौथे आयाम के प्राणी होने के नाते वे और भी ज्यादा देर तक दौड़ सकते होंगे। लेकिन चाहे आपकी ताकत का स्तर कुछ भी हो, पूरी ताकत लगाना तो पूरी ताकत लगाना ही था। इसके अलावा यह एक 5वें आयाम की दुनिया थी। ये तथ्य कि वे यहाँ बिना घुटनों के बल गिरे खड़े हो सकते थे, उनकी प्रतिभा का प्रमाण था। ये हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है ना? मुझे लगता है कि हम काफी दूर निकल आए हैं। अन्य लोग तीनों ने एक दूसरे की ओर देखने से पहले उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने ये शब्द कहे थे। उनकी आंखों में अपराधबोध की झलक थी। अंततः उनमें से एक युवक ने अपना संकल्प दृढ़ कर लिया। अगर हम रुकते तो हम सिर्फ मारे जाते। हमें किसी की मदद करने की ताकत नहीं थी, अपनी जान गंवाने से क्या फायदा होता। ये सुनकर तीनों को कुछ बेहतर महसूस हुआ। सही कहा। क्या यह अच्छा नहीं था कि उनमें से कुछ बच गए? क्या खुद को कुर्बान करने का कोई मतलब भी होगा? क्या मजाक है? क्या तुम लोगों ने सुना? क्या सुनो? एक हल्के झटके से जमीन हिल गई। चारों एक निश्चित दिशा में देखते हुए ठिठक गए। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ रास्ते से हट गए हों, पत्ते इस मानवरूपी की उपस्थिति में टूटकर चपटे हो गए हों। पहले तो उन्हें केवल एक साधारण छाया ही दिखाई दी। जमीन एक बार फिर कांप उठी, लेकिन इस बार उनके घुटने कांप उठे। कंपन उनके पैरों से होते हुए उनकी छाती तक गूंज उठा। इसके बाद चारों ने जो देखा वह ऐसा नजारा था जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। हालांकि इस अवधि के बाद उनकी जिंदगी कितने समय तक चलेगी, शायद उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इस आकृति को बमुश्किल ही मानव जैसा माना जा सकता था। इसका शरीर अविश्वसनीय रूप से चौड़ा था और इसके पैर घुटनों पर मुड़े हुए थे और खुरदुरे काले फर से ढके हुए थे। आकृति के डिजिटिग्रेड पैर पशुवत पैरों में समाप्त हो गए थे, जिनके घुमावदार नुकीले पंजे जमीन में गहराई तक धंसे हुए थे। मानवरूपी का धड़ नंगा था, लेकिन उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, मानो स्टील की डोरियों से बनी हों। उसकी हर छोटी बड़ी हरकत से उसकी अलग अलग मांसपेशी के तंतु इतने साफ दिखाई दे रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो वह लगातार अपनी पूरी ताकत से खींच रहा हो। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर थी।
मानवरूपी प्राणी की ऊंचाई लगभग 3 मीटर होने के बावजूद चारों की नजरें उसके फर से ढके पैरों या उसके फौलादी धड़ पर नहीं टिकी, बल्कि वे अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा ही नहीं सके। उसके मुंह से 2 दांत लटक रहे थे, इतने लंबे कि वे लगभग उसकी छाती में धंस गए। उसके सींग मोटे और गोल थे, लगभग भेड़ के सींगों जैसे, लेकिन उनसे ऐसी रोशनी निकल रही थी कि वह पॉलिश किए हुए स्टील जैसा लग रहा था। उस मानवरूपी की 3 आंखें थीं। 2 सामान्य स्थिति में थीं और तीसरी उसकी भौहों के बीच एक सीधी दरार में बनी हुई थी। हर एक आंख का रंग इतना लाल था कि ऐसा लग रहा था मानो उन्हें खून से रंग दिया गया हो। मानव शरीर पर आड़े तिरछे निशान नाच रहे थे। उसकी दृष्टि भावशून्य थी क्योंकि वह अपने सामने खड़े चारों लोगों से नजरें मिला रहा था। या ओरिक्स जनजाति। चारों हकला रहे थे, लेकिन वह मानवरूपी प्राणी उनके पास से ऐसे गुजरा जैसे उसने कुछ देखा या महसूस ही न किया हो। अगर वे डर से इतने घबराए न होते तो उन्होंने गौर किया होता कि ओरिक्स की आंखों में एक भटका हुआ एकाकी विचार था जिसने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। चारों स्तब्ध खड़े रहे। ओरिक्स से आ रही बदबू इतनी तेज थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वे शुरू से अंत तक हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जबकि ओरिक्स दूर कहीं गायब हो गया था। ओरिक्स के गायब हो जाने के काफी देर बाद तक चारों ने अपनी सांसें रोक रखी थीं, 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद उनकी धड़कनें सामान्य होने लगीं। क्या वे सचमुच बच गए थे? वे उत्साह और खुशी से एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर भय का भाव उत्पन्न हो गया। शिंग। उनमें से किसी को भी एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं मिला। उनके शरीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, उनके अवशेषों को इतना बारीक पीस दिया गया था कि वे लाल कोहरे जैसे लग रहे थे। उनके अंतिम विचार शिकायतों से भरे थे। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मौत कैसे हुई। उनमें से किसी ने भी ओरिक्स की पीठ पर लगे विशाल लाल रंग के परशु को हिलते हुए नहीं देखा था।